हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू के सेकंड कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का जैसा कि नाम ही है, ये बॉडी के सारे पार्ट्स को, बॉडी के सारे ऑर्गन को कनेक्ट करता है किसी न किसी तरह। ठीक है, दैट्स वाई इसके अंडर में जो भी टिश्यूज़ या आएंगे, इसके एग्जांपल्स, वो सारे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। वाई वुड बी इट कॉल्ड कनेक्टिव? इसको कनेक्टिव को क्यों कहा जाता है? अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से ब्लड जो है बॉडी के अलग अलग हिस्सों में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वेस्ट हर पार्ट से, हर सेल से रिमूव करता है ना। तो ये फंक्शन क्या दिखा रहा है? अल्टीमेटली ये दिखा रहा है कि हर एक सेल तक ये रीच कर रहा है, हर सेल तक पहुंच रहा है ब्लड, हर सेल तक फूड पहुंचा रहा है, हर सेल से वेस्ट रिमूव कर रहा है। तो हर पार्ट्स को, हर सेल को कनेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई इसको कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत रखा गया है ना। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। तो चलिए इसी तरह के और कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix। जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी उनके बीच में जो स्पेस होता है थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, यानी टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, और वो मैट्रिक्स में होते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में डूबे हुए रहते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक लिक्विड लाइक या जेल लाइक सब्सटेंस, हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी, और पूरी तरह से लिक्विड जैसा हो सकता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, है ना। तो ऐसे ही ये मैट्रिक्स होता है। इंटरसेलुलर का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई, एक मिनट, मान लेते हैं ये कोई सेल है, ठीक है, और ये दूसरा कोई सेल है। तो ये न्यूक्लियस होगा और अदर उसके ऑर्गेनल्स होंगे सेल में, है ना। ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जैसा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड लाइक, उसी तरह का ये मैट्रिक्स भी होता है। ये सेल के अंदर भी होता है और सेल्स के बीच में भी होता है, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में। दैट्स वाई ये लूजली बाउंड होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब यही है कि सेल्स के बीच में, दो सेल या दो से ज़्यादा जो सेल्स के बीच में गैप है, उनके बीच में जो मैट्रिक्स या लिक्विड पाया जाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट और वाटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक ना, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक, उसी तरह का ये भी होता है। ये सेल्स के बीच में पाया जाता है। ये तो सेल के अंदर होता है। कुछ मैट्रिक्स सेल के अंदर होते हैं, उनको इंट्रासेलुलर बोलते हैं, और जो मैट्रिक्स सेल्स के बीच में होते हैं, उनके गैप्स के बीच में होते हैं, उनको इंटरसेलुलर बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है। इंटर का मतलब बीच में, सेल्स के बीच में, और सेल के अंदर रहेगा तो इंट्रा। ठीक ना, तो ये डिफरेंस वर्ड में आप समझ लीजिए। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर कि ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, इसी में ये डूबे रहते हैं। इसके सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के जो भी सेल्स हैं, इसी में एम्बेडेड रहते हैं, मतलब डूबे रहते हैं। तो ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो एम्बेडेड रहते हैं, चिपके रहते हैं, या उसमें धंसे रहते हैं। जैसे केक में ढेर सारे जेली लाइक सब्सटेंस रेड कलर के रहते हैं, उसी तरह से ये भी मैट्रिक्स रहता है, जेली लाइक, सेमी सॉलिड या सॉलिड या काफ़ी रिजिड, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है, और उसमें सेल्स चिपके रहते हैं। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू होंगे, तो उनके जो मैट्रिक्स होते हैं, उनके मैट्रिक्स भी डिफ़र होते हैं। मतलब जिस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसका मैट्रिक्स भी उसी प्रकार का होगा, उसके फंक्शन के आधार पर, किस तरह का वो फंक्शन करता है। ठीक ना। तो इसीलिए जितने भी प्रकार के हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, उनके जो मैट्रिक्स होते हैं डिफ़र करते हैं, चेंज हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, और एक दूसरे से अलग हैं तो उनका फंक्शन भी अलग होता है। जैसे यहाँ दिया है एक एक्टिविटी छोटा सा, कि आप 1 या 2 ड्रॉप ब्लड का लीजिए स्लाइड पर डायरेक्टली, मतलब पिंच करिए
ठीक है ना, कुछ सैनिटाइज करके और अल्कोहल स्प्रिट से क्लीन करके एरिया हल्का सा पिंच करिए और ब्लड एक ड्रॉप निकालिए, उसको स्लाइड में रख करके स्लाइड पर डायरेक्टली उसको देख सकते हो, उसमें कोई भी कलरिंग केमिकल या डाई डालने की ज़रूरत नहीं है। तो माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह के सेल्स दिखेंगे। इतने क्लियरली आपको नहीं दिखेंगे कि न्यूक्लियस आपको दिखे, लेकिन सेल्स काफ़ी दिखेंगे। उनके न्यूक्लियस जो अंदर आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के, वो उतने क्लियर नहीं दिखेंगे। उसके लिए फिर हाई पावर माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या है, ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड के जो ब्लड होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो किस लिक्विड में डूबे रहते हैं, मैट्रिक्स में। उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, प्लाज्मा, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे कि कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक लिक्विड मटेरियल में डूबे रहते हैं, जैसे कि सेल में सारे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं डूबे रहते हैं। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि जिस तरह से किसी भी कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स एक लिक्विड लाइक मटेरियल में डूबा रहता है, फ्लोट करता रहता है, जैसे कि हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स डूबे रहते हैं, उसी तरह से ब्लड के सेल्स जो हैं उसके मैट्रिक्स में, लिक्विड लाइक मैट्रिक्स में डूबे रहते हैं। उसके मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ब्लड को प्लाज्मा के मैट्रिक्स को ब्लड के मैट्रिक्स को प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स भी बोला जाता है उनको, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड कार्पसल्स, WBC एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों तरह के सेल्स इसी प्लाज्मा में डूबे रहते हैं। अब प्लाज्मा क्या है, ब्लड का मैट्रिक्स है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, हार्मोन्स होते हैं, है ना। इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड क्या है, ये फ्लो करता है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड है, न्यूट्रिएंट है उसमें, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वेस्ट मटेरियल को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है रिमूव करने के लिए। तो ये सारे काम करता है। दैट्स वाई ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये सारे बॉडी के ऑर्गन, हर एक सेल्स ऑर्गन के एक सेल्स के पास से वेस्ट को रिमूव करता है, साथ में न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है ना। अब यहाँ पे जैसे देखिए ये कुछ सेल्स के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर देख रहे हैं कुछ ब्लड सेल्स के, जो वाइट ब्लड सेल्स पे ज़्यादा हैं, ठीक ना। तो यहाँ देख रहे हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड सेल्स के मैग्नीफाइड इमेज हैं, जिसमें आप न्यूक्लियस देखेंगे, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है ना, सिंगल न्यूक्लियस नहीं है, और वो एक दूसरे से ज्वाइंट है न्यूक्लियस। तो इस तरह के न्यूक्लियस जो दिखते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स में दिखते हैं। किसी में एस शेप के दिखते हैं, है ना, लगभग एस शेप इसको बोला जा सकता है। किसी में डम्बल शेप के दिखते हैं मतलब। और इसमें बहुत सारे, यानी 2 से लेकर 7 न्यूक्लियस होते हैं, ऐसा देखा गया है वाइट ब्लड सेल्स में। और वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये सेल होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वाले ये सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और क्योंकि इनका काम हमेशा इन्फेक्शन से लड़ना, वायरस से लड़ना, बैक्टीरिया से लड़ना होता है, और सारे फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। दैट्स वाई वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस ज़्यादा संख्या में होते हैं, ताकि वो प्रोटेक्शन में ज़्यादा वर्क कर पाएँ, ज़्यादा देर तक रह पाएँ और प्रोटेक्शन करते रहें बॉडी का, है ना। इसलिए सारे जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस कई सारे होते हैं, एक नहीं होते हैं, 2 होते हैं, 4, 6, 7 तक होते हैं, देखे गए हैं। और ये प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं, यानी कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं, जिससे एक प्रोटीन का लेयर बनाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड का लॉस रुक जाता है। तो ये सारे वाइट ब्लड सेल्स के डायग्राम्स दिए गए हैं, और ये प्लेटलेट्स का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है बोन। तो बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ये सारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क यानी जो हमारे बॉडी का ढांचा है, हमारा शेप है, वो बोन से ही बनता है। अदरवाइज बोन नहीं रहता तो हमारा बॉडी एक जगह सिकुड़ा रहता है, बैग जैसा, क्योंकि केवल मसल्स ही रहता है और फैट रहता है। तो ये बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है इंटरनल ऑर्गन को। इट ऑल्सो एंकर मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी।
तो मसल्स को भी सपोर्ट देता है और अंदरूनी ऑर्गन को भी बचाता है और सपोर्ट देता है बोन्स। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ये बोन्स हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, हम लोग ज़ाहिर ही महसूस कर पाते हैं इसको ईजिली, और फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यानी इसके टिश्यूज़ जो होते हैं पूरी तरह से रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ फॉर बोन फंक्शन? तो ये जो रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इससे क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है? बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके सेल्स जो हैं मैट्रिक्स में डूबे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। तो बोन सेल्स के भी जो बोन के जो सेल्स हैं वो भी एक हार्ड मैट्रिक्स में रहते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलता है, ताकत मिलता है ना। और बोन सेल्स को क्या बोला जाता है, हम लोग इधर देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। रुकिए, तो दो बोन्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट जो होते हैं, जैसे बहुत सारी जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में बोन्स के, तो बोन्स कैसे ज्वाइंट होते हैं? लिगामेंट नाम के एक और कनेक्टिव टिश्यू से। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? ब्लड पढ़े थे, देन बोन, अब बोन के बाद क्या आ गया? लिगामेंट। ये दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। तो पहले बोन्स का थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हैवर्सन कैनाल। हैवर्सन कैनाल क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, महीन महीन होता है, जिसमें से ब्लड वेसल्स जैसे कि कैपिलरीज और नर्व फाइबर, जो ब्रेन के फाइबर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, इम्पल्स होता है, इसके थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है, उसको हैवर्सन कैनाल बोलते हैं। ये हमारे बोन सेल्स में होता है ना, ताकि हमारे बोन्स में भी न्यूट्रिएंट मिलता रहे, वेस्ट रिमूव होता रहे और सेंसिटिव रहें, है ना। उन सेंस कैसे कर पाते हैं, बोन्स का ग्रोथ कैसे होता है? क्योंकि वहाँ पे हैवर्सन कैनाल नाम का ट्यूब लाइक महीन महीन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत पतले और बहुत ही कम डायमीटर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स यानी ब्लड फ्लो होता है, कैपिलरी लाइक होते हैं, बहुत ही थिन, और नर्व फाइबर, नर्व इम्पल्स भी उससे ट्रांसफ़र होता है। फिर क्या है? कैनेलिकुलस कंटेन स्लेंडर ऑफ प्रोसेस ऑफ बोन सेल्स और ऑस्टियोसाइट। और कैनेलिकुलस जो है ये हैवर्सन कैनाल से भी बहुत कम डायमीटर का, बहुत ही थिन होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इससे क्या होता है? ब्लड सप्लाई और अदर सप्लाई जो होता है नर्व इम्पल्स का, ब्रेन सिग्नल का, इसके थ्रू हर एक बोन के सेल तक पहुंचता है। और बोन के सेल को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट, ठीक ना। दिस इज़ द नेम ऑफ बोन, ऑस्टियोसाइट। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हाँ, तो हैवर्सन कैनाल समझ गए, कैनेलिकुलस समझ गए। अब ये रेड ब्लड कैप्सूल, रेड ब्लड सेल आपको इस प्रकार का दिखेगा, उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है ना। और अभी हम लोग देखे थे कि वाइट ब्लड सेल्स हो गया या फिर प्लेटलेट, उसमें न्यूक्लियस होते हैं। वाइट ब्लड सेल में तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि उसको लगातार फाइट करना रहता है और इन्फेक्शन से लड़ना रहता है। दैट्स वाई दे हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं इसके सेल्स में। और ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन से लेकर 7 दिन तक मैक्सिमम इनका लाइफ टाइम होता है, क्योंकि लगातार फाइट करते हैं इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस से। तो ये वाइट ब्लड सेल्स, ये छोड़कर ये प्लेटलेट है, और ये तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जबकि सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम किसका होता है? रेड ब्लड सेल का, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसका उतना ज़्यादा फंक्शन नहीं है फाइटिंग करने का, मतलब इसका कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो किसी बाहरी पार्टिकल से फाइट करे, इन्फेक्शन से फाइट करे। इसका केवल काम है ब्लड का सप्लाई यानी ऑक्सीजन का सप्लाई करना पूरे बॉडी में, फूड का ट्रांसपोर्ट करना और वेस्ट का रिमूव करना। तो ये उतना ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस, उतना ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्ट जितना कि वाइट ब्लड सेल्स का। दैट्स वाई वाइट ब्लड सेल्स के लाइफ साइकिल बहुत छोटे होते हैं, कम दिन के होते हैं, और इसके 120 दिन के होते हैं रेड ब्लड सेल्स के। तो यहाँ पे हम लोग बोन सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि बोन सेल्स के अंदर हैवर्सन कैनाल नाम का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत महीन महीन, उससे ब्लड सप्लाई होता है ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बोन को मिलता रहे, है ना, क्योंकि बोन का भी ग्रोथ होना है। और साथ में बोन के एक एक सेल में अगर ये ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई या ब्रेन के फाइबर्स जो होते हैं जिससे ब्रेन का सिग्नल पहुंचता है, हर एक सेल में अगर पहुंचना है तो कैनेलिकुलस नाम का एक ट्यूब होता है, बहुत ही महीन। ये हैवर्सन कैनाल से भी बहुत महीन होता है, बहुत ही कम डायमीटर का होता है, और जो बोन के हर एक सेल तक
सारी चीज़ों को पहुंचाता है। और बोन के सेल को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ठीक, तो हम लोग अगला पढ़ रहे थे तीसरा टाइप कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट, जो बोन्स को, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जॉइंट्स हैं, तो वो जॉइंट्स किस तरह से पॉसिबल हैं? एक हड्डी दूसरे हड्डी से ऐसे तो ज्वाइन नहीं होगा, है ना। तो वो ज्वाइन होने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू का हेल्प लेते हैं, जिसको लिगामेंट बोलते हैं। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। ये टिश्यू बहुत ही इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल, जैसे उसको खिंचाव तनाव होगा तो खींचा जाएगा, थोड़ा छोड़ेंगे तो वापस सिकुड़ भी जाएगा। जैसे रबर का इलास्टिसिटी होता है, उसी तरह इलास्टिक बिहेवियर होता है, यानी स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेच किया जा सकता है। स्ट्रेच होगा तभी ये जॉइंट्स को मूवमेंट देगा, है ना। अगर एक जगह फिक्स रहेगा तो जॉइंट मूव करेंगे तो टूट जाएगा। तो ये लिगामेंट जो होता है इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और स्ट्रेचेबल होने के साथ साथ इसमें मजबूती भी बहुत होती है। लिगामेंट के अंदर भी मैट्रिक्स होता है, बहुत थोड़ा होता है। एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन, और ये बोन एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है, जैसे कि जॉइंट्स पे होते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है बोन्स के, वो इसी से जुड़े होते हैं, लिगामेंट से। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन, और दूसरा एक और है कनेक्टिव टिश्यू टेंडन, जो क्या करता है? मसल को बोन से जोड़ता है ना। हमारे बॉडी में जो मसल सेल हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, उसको बोन टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू, मसल को बोन से जोड़ने का काम टेंडन नाम का कनेक्टिव टिश्यू करता है ना। तो ये चौथा टाइप एक हो गया कनेक्टिव टिश्यू का, टेंडन्स। द टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू। टेंडन जो होते हैं फाइबर लाइक, बहुत ही महीन महीन रेशे जैसे टिश्यूज़ होते हैं, जिनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है ना। इसके कंपैरिजन में लिगामेंट का फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होता है, इसलिए हमारे जॉइंट्स जो होते हैं हम लोग ईजिली मूव कर पाते हैं। अपने हड्डियों के जॉइंट, हाथ हो पैर हो, तो ये सब मूव कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पे टेंडन से कनेक्शन होगा मसल्स का, यानी मसल और बोन का कनेक्शन जब टेंडन की हेल्प से होता है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम होती है। हालांकि इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ये हो गया। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। अब पांचवा टाइप देखा जाए तो कौन सा है कनेक्टिव टिश्यू का? कार्टिलेज है। ये पांचवा ही है ना। एक हो गया ब्लड, बोन्स, बोन्स के बाद हो गया हमारा लिगामेंट, देन टेंडन। हाँ, दिस इज फिफ्थ टाइप, कार्टिलेज। हैड वाइडली स्पेस्ड सेल्स। इसमें भी जो टिश्यू जिन सेल से बना है, उनके सेल्स के बीच में स्पेस होता है, वाइडली स्पेस, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इन सेल्स के बीच में, यानी क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं इसके सेल, दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं। वाइडली मतलब काफ़ी दूर दूर होते हैं। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, और इसका मैट्रिक्स जो होता है सॉलिड होता है। अभी तक जो हम लोग मैट्रिक्स देखे थे, जिसमें ये इसके सेल्स कनेक्टिव टिश्यूज़ के फ्लोट कर रहे थे या एम्बेडेड थे, वो सेमी सॉलिड थे या जेली लाइक थे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही हार्ड होता है, सॉलिड होता है, जो प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना होता है। कार्टिलेज स्मूदन बोन सरफेस एट जॉइंट। कार्टिलेज की हेल्प से ही बोन का जो सरफेस रहता है जॉइंट एरिया में, जहाँ पे एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती है जॉइंट एरिया में, वहाँ वो सरफेस को स्मूथ करता है, हड्डी के सरफेस को स्मूथ करता है, ताकि जो मूवमेंट हो आसानी से हो। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज। जो हमारे नोज का अपर पोर्शन है, उसको आप दबाएंगे तो वो थोड़ा सेमी सॉलिड लगेगा, हार्ड लगेगा। अदर जगह के मसल से या स्किन से हार्ड लगेगा। तो नोज पे हमारे ईयर जो है, हमारा ईयर भी थोड़ा सा हार्ड लगेगा। ट्रैकिया यानी हमारे चेस्ट का जो मसल्स है, वहाँ का जो स्किन है वो भी थोड़ा हार्ड रहेगा। और लैरिंग्स, हमारे गले में जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स, जहाँ से आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होती है हमारे, है ना, वॉइस निकलती है, तो ये सब जगह पे कार्टिलेज पाया जाता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर। हम लोग अपने कान को मोड़ सकते हैं, जैसा कि हम लोग महसूस कर सकते हैं, मोड़ के आप देख भी सकते हैं। और हम लोग फील कर सकते हैं कि ये जो वी कांट बेंड द बोन्स इन अवर आर्म्स, लेकिन जिस तरह हम लोग कान को मोड़ रहे हैं, उसी तरह हम लोग हड्डियों को मोड़ नहीं सकते हैं, उतना सिकोड़ नहीं सकते हैं, है ना। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज़ आर डिफरेंट। तो इस बेसिस पे आप क्लियरली बता सकते हैं कि जो कार्टिलेज है वो हार्ड भी होता है, सेमी सॉलिड होता है, यानी हार्डनेस भी रहता है, स्ट्रेंथ भी रहता है, और वो उसको यानी कि फोल्ड भी किया जा सकता है, उसको सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन बोन्स को ऐसे नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारा डिफरेंस है बोन कनेक्टिव टिश्यू में और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू में। देन आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर जो बना है शब्द, वो एयर से बना है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। जो एरियोलर टिश्यू है
इसमें ऐसा स्पेस रहता है सेल्स के बीच में जो एयरी स्पेस रहता है, यानी हवादार स्पेस रहता है, फ्लफ़ी होता है, फूला हुआ रहता है, तो इसलिए इसका नाम बन गया है एरियोलर टिश्यू। ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में रहता है, ठीक ना। स्किन और मसल्स के बीच में जो जगह है वो थोड़ा एयरी रहता है, यानी हवादार कह सकते हैं, थोड़ा स्पेसी रहता है और फ्लफ़ी फूला हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रखा गया है। और अराउंड द ब्लड वेसल एंड नर्व एंड इन द बोन मैरो। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे स्किन और मसल्स के बीच में, हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल के चारों तरफ। ब्लड वेसल यानी जो आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज हैं उसके चारों तरफ ये पाया जाता है एरियोलर टिश्यू। नर्व फाइबर, जो नर्व सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स के फाइबर्स हैं जिससे नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, तो उसके चारों तरफ पाया जाता है। और बोन मैरो में पाया जाता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। और कोई भी ऑर्गन हो, चाहे स्टमक हो या कोई भी ऑर्गन, उसके इंटरनल जो स्पेस है उसमें भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, उसका रिपेयर करता है, उसके टिश्यू को मरम्मत करता है, यानी कुछ टिश्यू में डैमेज हो जाए तो उसको सही करता है टाइम टू टाइम, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं हमारे बोन के अंदर सेल्स में जहाँ से रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट बनते हैं। यानी बोन मैरो वो एरिया होता है जहाँ से रक्त बनता है, खून बनता है। ये हमारे बॉडी के कुछ हिस्सों में, सेलेक्टेड हिस्सों में ये होता है जहाँ पर बोन्स के अंदर बोन सेल्स का निर्माण होता है ना। यानी रक्त कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर। वेयर आर द, अब अगला एक और कनेक्टिव टिश्यू छठवां देख लेते हैं, सातवां एक्चुअली, छठवां तो ये था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो वेयर आर द फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो फैट होता है, चर्बी होती है, जो कहाँ इकट्ठी होती है, कहाँ स्टोर होती है? फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू। तो फैट जहाँ स्टोर होता है उसके लिए भी ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो ये एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे, एंड इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। और जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अलग अलग, उन ऑर्गन्स के बीच में भी ये फैट टिश्यू रहता है ताकि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से अलग रहे, साथ में कोई घाव न लगे। क्योंकि ये फैट क्या होता है? इंसुलेटर का काम करता है, बहुत सारे झटके को, हीट को और बहुत सारी चीज़ों को ये टैकल करता है, झेलता है। तो इसलिए ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस रहता है वहाँ भी फैट होता है, हमारे स्किन के नीचे भी फैट होता है, ताकि हम लोग विभिन्न तरह के जो डिफ़िकल्ट कंडीशन है, कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है एडिपोज टिश्यू, बिकॉज देयर इज सो मच फैट इन दिस टिश्यूज। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। फ्लैट ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स का मतलब है छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स, बूंदें। जैसे आप कभी जैसे कि तेल को अगर पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे तेल जो है बूंदों के रूप में पानी पे तैरता रहेगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। फिर कुछ देर छोड़ देंगे तो सारी बूंदें मिल जाएंगी और लेयर बन जाएगा। या फिर कभी आप देखे होंगे कि दूध को गर्म करते हैं तो दूध फिर थोड़ा तो गर्म करते हैं तो देखेंगे आप दूध के ऊपर सरफेस पे घी के छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखते हैं, उसी को बोलते हैं ग्लोब्यूल्स। तो लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉप्स, फैट के ड्रॉप्स को ही ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फ्लैट ग्लोब्यूल्स। तो ये जो एडिपोज टिश्यू हैं, इसके सेल्स जो होते हैं उसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी फैट के, चर्बी के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज ए इंसुलेटर। और जो एडिपोज टिश्यू में जो हर सेल्स में फैट होता है, फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? इंसुलेटर का काम करता है, यानी शॉक एब्जॉर्बर का और विभिन्न हार्श कंडीशन को एब्जॉर्ब करने का, झेलने का ताकत देते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देख लिया जाए। यहाँ आप देख रहे हैं फिब्रोब्लास्ट, रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफेजेस, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल। तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। ये डी किसका पिक्चर है? एरियोलर टिश्यू का, ठीक ना। तो एरियोलर टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे फिब्रोब्लास्ट, ठीक ना। तो फिब्रोब्लास्ट एक तरह का रिपेयरिंग टिश्यू होता है जो रेटिकुलर फाइबर से बनता है। बहुत सारे रेटिकुलर फाइबर मिल करके फिब्रोब्लास्ट बनाते हैं जो अंदर के सेल्स को, टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है, ठीक। फिर है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करता है? बाहर से जो इन्फेक्शन या पैथोजन को इंटर करता है। पैथोजन यानी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस
कुछ इंटर करता है तो उसको मारने का काम करता है, उसको खा जाता है, उसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कर देता है, एंगल्फ कर लेता है मैक्रोफेजेस। फिर आता है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर सभी तरह के कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में पाया जाता है और उसके मैट्रिक्स को बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है कोलेजन फाइबर का, ठीक ना। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर पाया जाता है और इसी से उसका मैट्रिक्स बना होता है। फिर आता है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को जगाता है, हमेशा मेमोराइज करता रहता है कि क्या इन्फेक्शन हुआ था, और हमेशा इम्यून सिस्टम एलर्जी वगैरह जो होती है, एलर्जी होने पे हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन इस तरह के केमिकल निकालता है, तो हमारे जो बॉडी में चेंजेस होते हैं एलर्जी होने पर, और साथ में हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके मेमोरी को याद दिलाता रहता है कि यहाँ पे ये अटैक हुआ है बॉडी के सेल्स पे। फिर प्लाज्मा सेल हो गया, यानी जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में सेल्स पाए जाते हैं ब्लड के प्लाज्मा में, उनको प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये है एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स का नाम क्या है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है जिसमें फैट ड्रॉपलेट्स या फैट से डिपॉजिट होते हैं, उसके सेल्स को एडिपोसाइट्स बोलते हैं। ये देखिए फैट के ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं, बूंदें जो होती हैं फैट की लिक्विड फॉर्म में, और इसके बीच में न्यूक्लियस यहाँ पे साइड में सेल्स के बने हुए हैं, है ना। तो ये एडिपोसाइट जो सेल्स हैं एडिपोज टिश्यू के, वो उनका स्ट्रक्चर दिया गया है, और इसी की वजह से फैट जो है डिपॉजिट होता है ऑर्गन्स के बीच में या हमारे स्किन के नीचे, जो इंसुलेटर का काम करता है। विभिन्न तरह के शॉक जो होते हैं, झटके होते हैं या कोई अटैक होता है बॉडी पर, तो उससे ऑर्गन को कुछ हद तक जितना उसका कैपेसिटी है बचाता है, इंसुलेट करता है, उस प्रभाव को कम कर देता है, अंदर तक नहीं पहुंचने देता है ना। तो ये एडिपोज टिश्यू और उसमें फैट ड्रॉपलेट है जो इंसुलेशन का काम करते हैं, यही वर्क है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में मसल्स के कितने टाइप्स होते हैं, मसल सेल्स के, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, उसका फंक्शन क्या है वो भी पढ़ेंगे। ओके, फ़िलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।